अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रिजवान खान और आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स की बेसिक देखेंगे, देन हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे जैसे ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन स्कोप क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम किस तरह से वेरिएबल्स को अपडेट और रीडिक्लेयर कर सकते हैं। वॉर कॉन्स्ट और वॉर लेट एंड कॉन्स्ट में हम डिफरेंस देखेंगे। देन वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करा रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है या नहीं, और वॉर लेट एंड कॉन्स्ट में उसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए गाइस, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल की जो नेमिंग है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ तो किस तरह से दे सकता हूँ। इससे पहले जो बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए, एक मेरे पास बॉक्स है, उस बॉक्स को मैंने एक नाम देना है, कोई सा भी नाम मैं दे सकता हूँ, ABCD। वो क्या हुआ, वो जो नाम है वो वेरिएबल नेम कहलाता है। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, उसके अंदर मैं आप ये कह लें कि एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। एक बॉक्स है, उसको मैंने नाम दे दिया और उसके अंदर मैंने कोई चीज़ जो है स्टोर करानी है तो वो होती है वेरिएबल वैल्यू। अब वो नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। बिल्कुल बिगनर्स के लिए थी ये बात। अब हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल की नेमिंग हम किस तरह से करा सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ var 1 नंबर, इस तरीके से अगर मैं कोई वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ जिसके सबसे फर्स्ट में मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, तो इस तरह से हम वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, ये हमें एरर शो करेगा। देन हम ये कर सकते हैं कि अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं किसी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग के अंदर। और अगर हम कोई वेरिएबल का नाम ले रहे हैं उसके बाद 1 2 3 कोई सा भी नंबर लगा रहे हैं तो ये भी वैलिड है, यानी नाम लिखा आपने, उसके बाद कोई 1 2 3 आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वेरिएबल की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये वैलिड है। देन हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल की नेमिंग के अंदर हम जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स का मतलब कि जावास्क्रिप्ट ने जो अपने लिए पहले से नेमिंग रिजर्व की हुई हैं। ठीक है, जो नेम रिजर्व किए हुए हैं, जैसे न्यू रिजर्व वर्ड है, रिटर्न है, फॉल्स है, इस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट के अपने अंदर जो इस तरीके से जो वर्ड यूज़ होते हैं वो रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। तो उस तरह से भी इस तरह से नेम भी हम लोग वेरिएबल को नहीं दे सकते। ठीक है गाइस, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें थी। अब जैसे मैं वार न्यू करके एक नाम लिखूं, इस तरीके से वेरिएबल को नाम दूं, तो ये देखें ये रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से नेम देता हूँ तो ये भी मुझे क्या शो करेगा, ये एरर शो करेगा। ये जो है ये देखें, ये अंडरलाइन आ गया इसके अंदर, इसके ऊपर नहीं आया हुआ अंडरलाइन, इसके ऊपर आया हुआ अंडरलाइन। तो ये क्या है, ये एक रिजर्व कीवर्ड है फॉल्स। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ console.log में, मैं लिखता हूँ console.log और इस न्यू को मैं अगर चेक करना चाहूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा। और इसी तरीके से ये जो नंबर 1 है, अगर इसको मैं चेक करना चाहूँ console.log के अंदर, ठीक है, तो ये मुझे एरर शो नहीं करेगा। तो नंबर 1 को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं चेक करता हूँ आप लोगों के सामने। ये अभी ये देखिएगा, यहाँ जो है मुझे अपना रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये मुझे इसने एरर दे दिया। वो यही वजह है कि रिज़र्व कीवर्ड हम कोई नहीं दे सकते। ठीक है गाइस, ये देखें वेरिएबल फॉल्स इक्वल टू 6, यानी इसने मुझे ये जो है ये फॉल्स के ऊपर एक मुझे एरर शो करा दिया। ठीक है गाइस, और इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से शो करा देता हूँ। देन मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो नंबर 1 की वैल्यू है ये मुझे शो करा देगा, और इस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है ये मुझे शो नहीं कराएगा क्योंकि ये एक एरर है। इस तरह से हम नेमिंग नहीं करवा सकते। ठीक है गाइस, ये देखिए ये 5 आ गया मेरे पास, यानी ये वैलिड है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेरिएबल की ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं गाइस, अगर मैंने वार 1 लिखा इस तरीके से, वार नंबर या नंबर नहीं, मैं कोई यूज़र नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, यूज़र इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, और इसके बाद मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, फ़ंक्शन का नाम, फ़ंक्शन इस तरीके से क्रिएट करता हूँ और उस फंक्शन को मैं कोई
नाम दे देता हूँ न्यू फंक्शन के नाम से, ठीक है। ये जस्ट एक नाम है, ठीक है, आप कोई सा भी अपने फंक्शन को नाम दे सकते हैं। मैंने जस्ट एक न्यू फंक्शन का नाम दिया और इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर क्या कराता हूँ, कंसोल कराता हूँ, ठीक है, और चेक करता हूँ कि ये मेरे पास शो होता है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र यहाँ लिखता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कराऊँगा। तो देखिए गाइस मेरे पास आंसर आएगा या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और अब देखते हैं कि ये मेरे पास आंसर देगा या नहीं। ओके गाइज, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये कंसोल में इसने मुझे 10 आंसर दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है, ठीक है गाइज। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल नंबर, ठीक है, वेरिएबल नंबर, एक नाम दे दिया मैंने वेरिएबल को नंबर के नाम का, और इसके अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर कराता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया था, इसको मैं यहाँ पर क्या कराता हूँ, कंसोल कराता हूँ, कंसोल कराने की कोशिश करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये मुझे आंसर देता है या नहीं। यानी अब ये लोकल और ग्लोबल स्कोप मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से चेक किया जा सकता है ग्लोबल और लोकल स्कोप, ठीक है गाइज़। तो ये देखिए गाइज़, इसने जो है मुझे इसके अंदर लिखना चाहिए नंबर, क्योंकि मुझे कंसोल कराना है क्या चीज़, नंबर को कंसोल कराना है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि देखिए गाइस, ये जो कंसोल लॉग नंबर है, इसने मुझे क्या दे दिया, नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये जो वार यूज़र इज़ इक्वल टू 10 लिखा था ना मैंने फंक्शन से बाहर, तो ये ग्लोबल स्कोप हुआ, ठीक है। इसका जो स्कोप हुआ वो ग्लोबल हुआ। इसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए अब मैं इसको जो है इसको console.log फंक्शन से बाहर करवाता हूँ इस यूज़र को। तो अब देखिए गाइज, ये मुझे आंसर शो कर देगा, ठीक है। आंसर शो, ये देखिए, ये मुझे इसने आंसर शो कर दिया, 10 इसने आंसर मुझे दे दिया, ठीक है। और एक 10 जो था वो यहाँ भी जो है मुझे इसने आंसर शो कराना था। ओके गाइज, इस तरीके से मैंने console.log यूज़र कराया, ठीक है। और वो यूज़र क्या था, वो यूज़र 10 था, उसके अंदर वैल्यू 10 थी। तो ये देखिए मुझे इसने 10 शो करा दिया। देन मैंने क्या किया, console.log यूज़र, इसी यूज़र को यानी इसी वेरिएबल को मैंने एक फंक्शन से बाहर भी कंसोल करवाया, तो इसने मुझे आंसर दे दिया। देन मैंने जो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया था नंबर नाम का, ठीक है, तो उसने मुझे एक एरर शो करा दिया और उसमें लिखा हुआ है नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। यानी ये क्या हुआ, इसका जो स्कोप हुआ वो लोकल स्कोप हुआ। और लोकल स्कोप का मतलब है, अगर किसी फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, इनिशियलाइज या डिक्लेयर करवाते हैं, तो ये जो है इसका जो स्कोप है वो लोकल है। उसको आप फंक्शन से बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते, कहीं कॉल नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे तो इसका ये एरर आपके सामने शो हो चुका है। इसी तरीके से ये तो वार की बात हो गई। अगर मैं इसको चेंज करूँ लेट के अंदर, तो लेट के अंदर भी आप देखेंगे यही जो प्रॉब्लम है यही हमें सामने आएगी और ये हमें एक एरर शो कराएगा ग्लोबल और लोकल स्कोप के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेट ले लिया। लेट, वार और लेट में फ़र्क है। लेट यूज़र इज़ इक्वल टू 10 और लेट नंबर इज़ इक्वल टू 5। अब मैं इसको क्या कराता हूँ, अब इसको चेक करता हूँ कि ये मुझे क्या आंसर देता है। तो मैं अपने कोड को रन करवाता हूँ और इसके ऊपर चेक करता। अच्छा, ज़रा मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद इसने मुझे क्या आंसर दिया, अभी थोड़ी देर में चेक कर। ओके गाइज़, ये मैंने इसकी वैल्यू चेंज करा दी है, यूज़र इज़ इक्वल टू 5। ये देखिए, ये जो है इसने मुझे 5 ये शो करा दिया और 5 जो है यहाँ भी, यानी इस console.log यूज़र को भी ये सही आंसर दे रहा है और इसके ऊपर भी ये सही आंसर देना है। यानी इसका जो स्कोप है वो भी ग्लोबल स्कोप है। और यहाँ अगर आप किसी फंक्शन के अंदर इसको कॉल करवाते हैं लेट नंबर इज़ इक्वल टू 5, तो इसका जो स्कोप है वो लोकल स्कोप कहलाता है। यानी किसी फंक्शन के अंदर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं या इनिशियलाइज कराते हैं, तो इसका जो स्कोप होता है वो लोकल स्कोप कहलाता है, ठीक है। ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं
कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं, ठीक है, या इनिशियलाइज कराते हैं, तो उसको हम अपडेट और रीडिक्लेयर करवा सकते हैं या नहीं। रीडिक्लेयर का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ वार नंबर, ठीक है, वार नंबर इस तरीके से मैंने लिखा और नंबर इज़ इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, इसके कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड कर दिया मैंने, ठीक है, इसको कहते हैं डिक्लेयर्ड। और इस वाले का मतलब है कि मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, इस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू दे दी, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइज्ड, ठीक है गाइस। इसको मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, ठीक है, स्पेलिंग पे आप ज़्यादा और नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये है डिक्लेयर्ड और ये है इनिशियलाइज। तो अब मैं इसके अंदर इन दोनों के ज़रा फ़र्क चेक कर लेता हूँ, वॉर और लेट के अंदर, ठीक है गाइस। अब सबसे पहले वार देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ए वार ए इज़ इक्वल टू 5, ठीक है गाइस, और इसी और इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने कराया, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं चेक करता हूँ कि ए की वैल्यू मुझे क्या शो होती है। इसको मैं फ़िलहाल क्या कर लेता हूँ, इनको मैं फ़िलहाल कट कर लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ताकि मैं मेरे जो ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वार ए इज़ इक्वल टू 5 लिखा और कंसोल डॉट लॉग ए मेरे को क्या करवाना है, कंसोल करवाना है, मुझे कंसोल करवाना है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसोल करवाया और अपना आंसर चेक किया कि ये देखिए ए की वैल्यू थी 5, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ, ए की वैल्यू को मैं फ़िलहाल क्या कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। और मैं दोबारा चेक करता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। ओके गाइस, ये देखिए ए की वैल्यू मैंने 10 स्टोर कराई थी और इस तरीके से ये मुझे इसने दे दी, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, वार ए इज़ इक्वल टू 15 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने दोबारा से रीडिक्लेयर करवाया, ठीक है, इसको क्या कराया था मैंने इस लाइन में, इसको डिक्लेयर कराया था और इनिशियलाइज करा दिया था, ठीक है। और इसके इनिशियलाइज की वैल्यू मैंने 10 रखी थी। और अब मैंने क्या किया, इस वार को दोबारा डिक्लेयर किया, यानी इसको कहते हैं रीडिक्लेयर, ठीक है। इसको मैंने रीडिक्लेयर किया और इसके अंदर मैंने 15 वैल्यू स्टोर कर दी। अब ये मुझे क्या आंसर देगा मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इसने अब मुझे 15 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं इनिशियलाइज़ भी करा सकता हूँ, री इनिशियलाइज़ भी करा सकता हूँ और री डिक्लेयर भी करा सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको दोनों के मतलब बता दिए थे कि री डिक्लेयर क्या होता है और इनिशियलाइज़ क्या होता है। डिक्लेयर के माने ये होते हैं, ठीक है, और इनिशियलाइज़ के माने ये होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी को लेट के ऊपर चेक करता हूँ। ये तो हो गई वार की बात, वार वेरिएबल की बात। अगर लेट वेरिएबल की बात में करूँ, लेट बी इज़ इक्वल टू 20 में करता हूँ, ठीक है। लेट बी इज़ इक्वल टू 20 मैंने किया और अब मैं कंसोल डॉट कराता हूँ, कंसोल कराता हूँ इसको और अपना आंसर चेक करता हूँ कि ये मुझे सबसे पहले क्या आंसर देगा, ठीक है। तो बी को मैं क्या कराऊँगा, कंसोल कराऊँगा और अपना मैं कोड चेक करूँगा कि ये मुझे क्या आंसर देता है, ठीक है गाइज़। तो ये देखिए, ये जो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे सिर्फ 20 आंसर दे, क्योंकि मैंने बी के अंदर जो लेट बी इज़ इक्वल टू 20 था, उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर कराई थी, 20 स्टोर कराई थी, ओके। तो इसने मुझे क्या आंसर दिया, 20 आंसर दे दिया, ठीक। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ओके गाइज, इसने मुझे आंसर दे दिया b इज़ इक्वल टू 20। ये देखिए a इज़ इक्वल टू 15 दिया था, या 15 आंसर दे दिया और b इज़ इक्वल टू 20। अगर मैं इसको अब मैं क्या कराता हूँ, री डिक्लेयर कराने की कोशिश करता हूँ, या इसी लेट को मैं री इनिशियलाइज़ कराता हूँ, यानी इस b के अंदर मुझे 20 वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसको री इनिशियलाइज़ कराना है। इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पर 20 जो है वो स्टोर कराता हूँ, लेट बी इज़ इक्वल टू 25 करा देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू को। तो अब मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे क्या आंसर देता है, ठीक है। इसको मैं कोड को रन कराता हूँ, तो देखिएगा गाइज़ ये मुझे एक एरर शो करेगा। ये देखिए गाइज़, बी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी मतलब ये है कि लेट को अगर आप री डिक्लेयर कराएंगे तो ये हमें एक एरर शो करेगा, ठीक है गाइज। री डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। और अगर मैं दोबारा इसको क्या करूँगा, इस तरह से लेट को दोबारा लेट बी इज़ इक्वल टू लिखूँगा, तो ये मुझे एरर शो कराएगा। इसका मतलब ये कि इसको हम री डिक्लेयर नहीं करा सकते, इनिशियलाइज़ करा सकते हैं। इनिशियलाइज़ का मतलब क्या होता है कि मैंने इस नंबर को इज़ इक्वल टू 5 लिखा था, अगर मैं इस तरीके से इसको दोबारा 25 लिखूँगा तो ये मुझे एरर शो नहीं करेगा, लेकिन डिक्लेयर के ऊपर ये मुझे शो करेगा
एक एरर, अगर मैं मिसाल के तौर पे लेट बी इज़ इक्वल टू 20 लिखता हूँ और इस दूसरी लाइन में मुझे सिर्फ बी की वैल्यू चेंज करनी है, तो आपने सिर्फ लिखना है बी इज़ इक्वल टू 25, ये री इनिशियलाइज्ड हो जाएगी और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने दूसरी लाइन में लेट नहीं निकला, जैसे हमने वार लिखा था, वार पे आपको कोई एरर शो नहीं होगा, लेकिन लेट के ऊपर आपको एरर शो हो जाएगा। तो चलिएगा इसको चेक करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं और इस आंसर को हम चेक करते हैं कि ये देखिएगा। अब इसने मुझे क्या दे दी, b इज़ इक्वल टू 25 आंसर दे दिया और कोई एरर शो नहीं हुआ। इसका मतलब कि हम लेट को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करा सकते, लेकिन इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि वॉर और लेट में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर किस चीज़ों में डिफरेंस आया। यानी वॉर को हम री इनिशियलाइज भी करा सकते हैं और री डिक्लेयर भी करा सकते हैं, लेकिन लेट को हम लोग सिर्फ इनिशियलाइज करा सकते हैं, री इनिशियलाइज करा सकते हैं, लेकिन री डिक्लेयर्ड नहीं करवा सकते। ठीक है गाइस, तो डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइजेशन, री इनिशियलाइजेशन और री डिक्लेरेशन आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग अब होइस्टिंग क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर। गाइस, होइस्टिंग कहते हैं इसको कि हम लोग अगर किसी वेरिएबल को कंसोल करवाने के बाद उसको रीडिक्लेयर कराएं या उसको इनिशियलाइज कराएं तो उसके अंदर एक एरर आता है। ठीक है, अगर मैं मिसाल के तौर पे console डॉट लॉग ग्रेटर लिखूँ और इस वेरिएबल को रीडिक्लेयर कराऊँ और उसको जो है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करा दूँ, तो इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक एरर शो करेगा और उसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्रेटर है ये क्या है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इनिशियलाइज इसको कहते हैं और ये रीडिक्लेयर, अगर मैं इसको रीडिक्लेयर करा दूँ और इनिशियलाइज कंसोल के बाद करवाऊँ, ठीक है, इसको मैं चेक करने की कोशिश करूँ कि ग्रेटर की वैल्यू क्या है, तो ये तब भी मुझे अनडिफाइंड का एरर शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंसोल कराने से पहले आपको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना ज़रूरी है। ठीक है, मस्ट है। इसको कहते हैं वेरिएबल होइस्टिंग के टॉप पर आपको वेरिएबल को रीडिक्लेयर और री इनिशियलाइज कराना ज़रूरी है। ठीक है, वरना ये आपको इस तरह से अनडिफाइंड का एरर देगा। ठीक है, अब मैं इसको जो है चेक करने की कोशिश करता हूँ और ये देखिएगा से हेलो, ये इसके ग्रेटर के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कराई थी से हेलो के नाम से, तो इसने मुझे अब मेरा आंसर शो करा दिया। अगर मैं इसको इस कंसोल के बाद इनिशियलाइज कराऊंगा तो ये मुझे एक एरर शो करेगा। इसको कहते हैं होइस्टिंग। अब हम क्या करते हैं, इस वार की जगह मैं लेट लिखता हूँ और लेट के ऊपर होइस्टिंग चेक करता हूँ कि ये मुझे आंसर देता है या नहीं। ठीक है, और मुझे क्या एरर शो करेगा या नहीं। अब पहले तो मैंने क्या लिखा था, इधर वार लिखा था, अब मैं लेट के ऊपर इसको चेक करता हूँ और मैं अपना आंसर चेक करता हूँ। ठीक है गाइस, इसने मुझे कोई जो है वो शो नहीं किया, लेकिन इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग के बाद इनिशियलाइज कराना है, तो अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे एरर देगा या नहीं। ओके गाइज, इसने अब भी मुझे अनडिफाइंड का एरर शो कर दिया कि लेट ग्रेटर के ऊपर कंसोल मैंने कराया, डिक्लेयर तो मैंने इस वेरिएबल को करा दिया था, लेकिन कंसोल करवाया फिर उसके बाद इनिशियलाइज कराया, तो ये लेट के ऊपर भी मुझे इस तरह से जो है एरर शो करेगा। ठीक है गाइज, तो अब मैं इसको जो है कॉन्स्ट के ऊपर चेक करता हूँ, लेकिन कॉन्स्ट की जो चीज़ें हैं वो सबसे आखिर में मैं आपको बताऊँगा, ताकि जो है आपको कॉन्स्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है गाइज, ये तो हो गई होइस्टिंग के बाद। गाइज, वॉर एंड लेट के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हम अब ये क्वेश्चन आता है कि वॉर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या लेट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वॉर जब पहले से मौजूद था तो लेट एंड कॉन्स्ट आने की वजह क्या है। तो उसके अंदर वजह यह है कि अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ग्रीटर के नाम से, ठीक है गाइज, और इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ ग्रीटर इज़ इक्वल टू, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई, स्ट्रिंग वैल्यू है, और हाई लिख दिया। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये एक वैल्यू स्टोर कराई और उसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल लिया टाइम्स के नाम से। ठीक है, टाइम्स इज़ इक्वल टू 4, और उसके अंदर मैंने यानी ये नंबर स्टोर कराया और ग्रीटर के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग वैल्यू पास करा दिया। और अब मैं चेक करता हूँ, इसके ऊपर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ। ठीक है, और उसको मैं कहता हूँ कि भाई टाइम्स अगर ग्रेटर देन है 3 के, तो उसको आपने क्या करना है,
इस ग्रीटर की वैल्यू को आपने शो करा देना है, ठीक है, कंसोल करा देना है, आप ये भी कह सकते हैं। इसके अंदर मैं इस var को क्या कराता हूँ, री इनिशियलाइज करा देता हूँ और इसको एक नई वैल्यू दे देता हूँ, से हेलो इंस्टीड। इस तरीके से मैंने एक और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करा दिया और अब मैं इसको क्या कराता हूँ, कंसोल कराने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या आंसर मिलता है, ठीक है गाइज। और अब मैं इसको कंसोल कराऊंगा और इसके अंदर इस ग्रीटर की जो वैल्यू है वो चेक करूंगा, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमें समझ आ जाएगी var और let के अंदर, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों हम var की जगह let को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखते हैं कि var ग्रेटर इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग हाई हाई और let टाइम्स इक्वल टू 4, और इसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ टाइम्स ग्रेटर देन 3, तो मुझे क्या करो भाई, var ग्रेटर इज इक्वल टू से हेलो इंस्टीड। मैंने इसके अंदर एक और जो है इस ग्रेटर के अंदर इसको मैंने इस वैल्यू को री इनिशियलाइज करा दिया, और अब मैं अगर ग्रेटर को चेक करूँगा तो क्या वैल्यू मुझे रिटर्न होती है, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए इसने मुझे से हेलो इंस्टीड, ये जो इस ब्लॉक के अंदर थी वो वाली वैल्यू रिटर्न करवा दी, लेकिन ये गलत है। इसको मैंने क्या करना है, अब लेट के ऊपर चेक करना है कि वो मुझे क्या आंसर देगा, ठीक है गाइस। इसको अब मैं कर देता हूँ लेट, ओके, और इस var को भी मैं कर देता हूँ let, ठीक है। और अब मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे ये वाली वैल्यू देगा या फिर ये जो पहले ब्लॉक से बाहर जो मैंने एक वैल्यू इसको दी थी वो वाली वैल्यू देगा, ठीक है। अब मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ। तो देखिए गाइज, इसने मुझे ये वाली वैल्यू पास कर दी, यानी ये ब्लॉक से बाहर वाली वैल्यू। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि लेट var से बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो मैंने इसको एक वैल्यू री इनिशियलाइज कराई थी उसने मुझे वो वाली वैल्यू रिटर्न नहीं की, बल्कि जो पहले मौजूद थी, जो मैंने ब्लॉक से बाहर इसको एक वैल्यू दी हुई थी, इनिशियलाइज कराई हुई थी, या आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबली जो मैंने इसको वैल्यू दी हुई थी इसने मुझे वो रिटर्न कराई, ठीक है। ग्रीटर के अंदर ये देख सकते हैं आप, हाई हाई वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न कराई। इसका मतलब ये है कि लेट var से बेहतर हुआ, क्योंकि अगर मैं इस टाइम्स ग्रेटर देन 3 के अंदर यहाँ कोई वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, और बाहर इसके अंदर इस तरह से कोई और वैल्यू पास कराऊंगा, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ग्रेटर के अंदर पहले भी कोई वैल्यू मौजूद थी या नहीं, ठीक है। इस ग्रेटर वेरिएबल के अंदर कोई दूसरी वैल्यू मौजूद थी या नहीं, क्योंकि var के अंदर इसने मुझे ये वाली वैल्यू पास रिटर्न करा दी थी, और लेट ऐसा नहीं कर रहा। लेट जो है वो अपनी एक प्राइवेसी रख रहा है कि भाई ये जो है ये मुझे उसने एक कंडीशन के तौर पे दी थी, ये एक मुझे ब्लॉक के अंदर इसीलिए दी थी कि टाइम्स ग्रेटर देन 3, टाइम्स ग्रेटर देन 3 तो है, वो तो सही है, लेकिन लेट अपनी एक प्राइवेसी शो कर रहा है कि भाई लेट ग्रेटर, ये जो ग्रेटर वाली वैल्यू थी ये जो है पहले इसके अंदर हाई हाई मौजूद है, देन जो है ये से हेलो इंस्टीड मौजूद है, तो वो मुझे इसीलिए ये वाली वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट जो है वो var से बेस्ट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद var हमें ये समझ आती है कि अगर हम var ग्रेटर इज इक्वल टू हाई हाई इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कराते हैं और ब्लॉक के अंदर इसी तरीके से इसको हम री इनिशियलाइज कराते हैं और री डिक्लेयर कराते हैं, यानी इसके अंदर कोई और वैल्यू पास कराते हैं, तो वो हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि सही नहीं है, गलत है। तो ये लेट एंड var के अंदर ये डिफरेंस हुआ, इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने ये लेट को क्या कराया, इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हम लोग लेट को यूज़ कर सकें कि ऐसी जगहों पर जहां हमें इस तरह की सिचुएशन पेश आती है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। और उसके बाद हम कॉन्स्ट के बारे में चीज़ें देखेंगे, कॉन्स्ट को हम किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब मिसाल के तौर पर मैंने var एक वेरिएबल लिया c नाम का, ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू पास करा दी हेलो, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके अंदर हेलो पास करा दिया, और अब मैं इसको क्या कराऊंगा, इसको सबसे पहले मैंने क्या कराना है, डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिक्लेयर करवाया और इसके अंदर फिर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करा दी हेलो। अब मैं इसको चेक करता हूँ console.log, ठीक है, console.log क्या करवाया, सी को करवाया। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ कि ये मुझे हेलो रिटर्न करता है या नहीं।
ओके, ये देखिएगा इसने मुझे हेलो रिटर्न कर दिया। ये हाय हाय ऊपर वाले का था, ऊपर वाले फंक्शन का था। इसको मैं क्या कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसको अब मैंने ये हेलो पास कराया था, तो इसने मुझे हेलो आंसर दे दिया। अब मैं इसको लेट के ऊपर चेक करता हूँ कि ये मुझे लेट के ऊपर क्या आंसर देगा। अब मैं इसको लेट के ऊपर चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। ये देखिएगा इसने मुझे तब भी हेलो चेक करा दिया, यानी रिटर्न करा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉन्स्ट के ऊपर चेक करता हूँ, और कॉन्स्ट के ऊपर ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कराएगा या नहीं। यानी इसको मैंने क्या करा है, डिक्लेयर करा दिया कॉन्स्ट के कॉन्स्ट के हिसाब कॉन्स्ट के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराया और उसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कराता है या नहीं, या फिर मुझे कोई एरर शो कराता है। ये देखिएगा कॉन्स्ट के ऊपर उसने मुझे एक एरर शो करा दिया, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। यानी कॉन्स्ट के अंदर इस तरीके से हम कोई काम नहीं करा सकते। लेट एंड वॉर के लिए ये वैलिड है, लेकिन आप कॉन्स्ट के लिए कॉन्स्ट सी और सी इज इक्वल टू हेलो नहीं करा सकते, ये वैलिड नहीं है, ये आपको एक एरर शो कराएगा। तो कॉन्स्ट जो है इसकी एक अलग रूल्स हैं। अगर आपने कोई वैल्यू को रीडिक्लेयर करवाना है तो उसके सामने ही उसको री इनिशियलाइज कराना पड़ेगा आपको, ये ज़रूरी है। लेट और वर्ड्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्स्ट के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं लेट हेलो को अब मैं क्या कराता हूँ, कॉन्स्ट को री इनिशियलाइज कराने की कोशिश करता हूँ या फिर री डिक्लेयर कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे क्या आंसर देगा। ठीक है गाइस, कॉन्स्ट के ऊपर कॉन्स्ट लिखा मैंने, इस कॉन्स्ट सी इज़ इक्वल टू हेलो अगर मैं लिखता हूँ तो वो मुझे आंसर देगा या नहीं। ठीक है, इसको अब मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट सी इज़ इक्वल टू हेलो नहीं, अब मैं इसको हेलो हाई कर देता हूँ। ठीक है, इसका यानी कि मैंने स्ट्रिंग क्या करा दिया, चेंज करा दिया। तो अब मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे क्या शो करेगा। ये देखिएगा, आइडेंटिफायर सी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी मतलब ये है कि भाई ये पहले से हमारे पास मौजूद है, डिक्लेयर हुआ है, आप इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करा सकते। अच्छा जी, डिक्लेरेशन की तो बात हो गई, इसको मैं डिक्लेयर नहीं करा सकता, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू हेलो लिखा और इसको मैं री इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो अब देखिए गाइज ये री इनिशियलाइज होता है या नहीं। ठीक है, ओके गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं री इनिशियलाइज भी नहीं करा सकता। अगर मैंने कॉन्स्ट सी के अंदर एक हेलो एक स्ट्रिंग पास करा दिया तो वो मस्ट है कि ये कांस्टेंट ही रहे, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब आपने सी को चेंज नहीं करना, ये सी कॉन्स्ट वेरिएबल के रूल्स हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को री इनिशियलाइज एक बार करा दिया और डिक्लेयर करा दिया तो ये इसके अंदर ये कांस्टेंट वैल्यू उस रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सी के अंदर कोई वैल्यू कॉन्स्ट लगा करके इस तरीके से कोई वेरिएबल स्टोर कराते हैं तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने री इनिशियलाइज भी नहीं करा सकते। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्ट के थोड़े से रूल लेट और वॉल्ट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, यानी आपने करना क्या है कि वॉर और लेट को आप वार वेरिएबल को आपने VAR जो वार वेरिएबल है उसको आप री इनिशियलाइज और री डिक्लेयर भी करा सकते हैं, ऊपर हमने देखा अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और लेट को आप री इनिशियलाइज करा सकते हैं लेकिन री डिक्लेयर नहीं करा सकते। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का आपको बताया हुआ है कि री इनिशियलाइज और री डिक्लेयर में क्या फ़र्क है। और इसी तरीके से कॉन्स्ट को हम लोग ना री इनिशियलाइज करा सकते हैं और ना री डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, री डिक्लेयर के ऊपर भी हमने यानी कि इस तरीके से री डिक्लेयर भी नहीं करा सकते और री इनिशियलाइज भी नहीं करा सकते। जो वैल्यू आपने दे दी कॉन्स्ट के वेरिएबल को वही आखिर तक रहेगी, आपने उसको चेंज नहीं करना। ओके गाइस, तो ये तो थी कॉन्स्ट के हवाले से बातें। इसमें कॉन्स्ट की मैं देख लेता हूँ कि कोई और चीज़ बाकी है। ओके गाइस, कॉन्स्ट के अंदर एक लास्ट चीज़ ये है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट ग्रीटी इज इक्वल टू, इस तरीके से मैंने उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पास करा दी, मैसेज हाई और टाइम 4। इसके अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ पास करा दी और अब मैं इस ग्रीटी
के अंदर जो ये मैसेज है, इस ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टी है मैसेज, इसको मैं चेंज कराना चाहता हूँ तो किस तरीके से करा सकता हूँ। आपने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो लिखना है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डॉट मैसेज करके आप इस तरह से चेंज करवा सकते हैं, तो ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर इस तरह से मैसेज इज़ इक्वल टू हेलो लिखेंगे तो ये आपको क्या करेगा, एक एरर शो कराएगा जो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक कराता हूँ सबसे पहले आपको कि ये मुझे क्या आंसर शो कराता है, ठीक है। तो ये देखिए मैसेज से हाय और टाइम्स 4, यानी इसने इस मैसेज को कुछ भी नहीं करवाया, यानी इस मैसेज की जो वैल्यू है वो से हाई ही रही और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर आप चेंज कराना चाहते तो आपने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, यानी इस वक्त मुझे मैसेज को चेंज कराना है तो देखिएगा इस से हाई चेंज होके हेलो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका इसके कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैसेज हेलो और टाइम्स 4, यानी ये जो वैल्यू थी वो हेलो के अंदर चेंज हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा कि ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप क्या होते हैं, ठीक है गाइज, और हम लोग किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कैसे कराते हैं और अपडेटेड यानी री इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। तो वार को हम रीडिक्लेयर भी करा सकते हैं और री इनिशियलाइज यानी अपडेट भी करा सकते हैं उसकी वैल्यू को। लेकिन लेट के अंदर क्या रूल है कि लेट को हम लोग रीडिक्लेयर नहीं करा सकते हैं लेकिन री इनिशियलाइज करा सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं। और कॉन्स्ट के अंदर क्या रूल है कि कॉन्स्ट के वेरिएबल को हम लोग ना ही री इनिशियलाइज करा सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर करा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल के हवाले से बातें जो मैंने आपको कोडिंग के थ्रू आपको क्लियर कराई। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद जो है हम इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ऑपरेटर्स हैं, एरेज हैं, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी तमाम चीज़ों की जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गाइज मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और जावास्क्रिप्ट के हवाले से और कोडिंग के हवाले से वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।